यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो विज़न है इसके यहाँ पर जो क्लास टेस्ट होता है, ठीक है, ये क्लास टेस्ट जो आपका रहेगा ये इकोनॉमिक का दूसरा है, ठीक है। और जो ओवरऑल देखेंगे उसके हिसाब से आपका 9 नंबर टेस्ट है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 9 नंबर टेस्ट को, देखते हैं ऐसे इकोनॉमिक का जो पेपर है इसको, राइट। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन बोला है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो बैंक है उसके बैंकर के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस आशय से संदर्भित करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बात और बताना है कि जो टॉपिक हमारे जिस टॉपिक पे ये क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन है वो टॉपिक आपको मैंने थंबनेल पे दिखाया हुआ है कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर है, ठीक है। तो आप वहाँ पे थंबनेल पे देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन, बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस आशय को संदर्भित यहाँ पर करते हैं, इनमें से बताना है, राइट। देखो यहाँ तक तो पहला अन्य बैंक जो हमारा आरबीआई के पास अपनी जो मुद्रा जो जमाए रखते हैं, है ना, ये क्या है, ये हमारे बैंकों के बैंकर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला सही है। दूसरा यहाँ से हो जाएगा आरबीआई जो आवश्यकता के समय पर वाणिज्यिक जो बैंक है उसको धन मुहैया कराते हैं, ये हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ये भी हमारा बैंक के रूप में काम करता है। और तीसरा आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंक है उसको मौद्रिक मामलों में सलाह भी देता है, राइट। ये भी हमारा क्या है, ये भी जो बैंक है उनको बैंकों के रूप में यहाँ पर काम करेगा। तो तीनों बातें जो हमारी हैं यहाँ पर पहले स्टेटमेंट के बारे में एकदम जो पहला क्वेश्चन के बारे में एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पूछे कौन सा कथन यहाँ से सही नहीं है, तो ये बताना है आपको। देखते हैं पहला, नगद आरक्षित अनुपात और संविधिक तरलता अनुपात आधार बेस जो दर होता है, बेस रेट होता है, वो व्युत्क्रम के रूप में संबंधित होते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये गलत हो जाएगा, है ना। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये जो होते हैं ये हमारा आधार दर से समानुपातिक रूप से संबंधित होते हैं, ठीक है, समानुपातिक रूप से संबंधित होते हैं, ये बोला इसके व्युत्क्रम होते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। और क्या पूछा था, गलत ही पूछा कौन सा है, तो गलत हमारा यही होगा पहला। बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट हैं, क्योंकि जो हमारा रेपो दर है आधार दर से समानुपातिक रूप से संबंधित होते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये खुले बाजार की प्रक्रिया जो होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन या आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्डों की बिक्री पर संबंधित होते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है। रेपो दर में कटौती मौद्रिक प्रसार के कारण हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, ये भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारा नगद आरक्षित अनुपात है और सामूहिक तरलता अनुपात की दरों में कटौती बैंकों की आपूर्ति पक्ष के प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर प्रभावित करती है, जिससे सीआरआर और एसएलआर की दर में कमी से बैंकों के पास मौद्रिक तरलता क्या बढ़ जाती है, जिससे आधार पर यहाँ पर दर में कम आ जाती है ना। इसी वजह से क्या है, जो हमारे आधार दर है उससे समानुपातिक रूप से संबंधित है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ये गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया पहला, ठीक है। सही हो गया कौन सा, BCD हमारे सही है। इसको लेके आप लिख भी सकते हो कुछ, जो हमारा BCD स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट को लेके आप लिख भी सकते हो कि हमारा जो नगद आरक्षित अनुपात है ये क्या होते हैं। इसके बेस पे तीनों स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि तीनों करेक्ट होंगे। स्टेटमेंट जो हमारे जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं चारों, वो चारों स्टेटमेंट के बारे में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है स्टेटमेंट से भी आपको, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट भी एक एक करके बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्या यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मात्रात्मक साख नियंत्रण का उपाय है, जो हमारे मात्रात्मक साख नियंत्रण उसका उपाय में से कौन सा है। एक तो खुले बाजार की क्रियाएं है ना, ओपन मार्केट जो हमारा ऑपरेशन बोला है पहला, राइट। दूसरा पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ये हमारा जो मात्रात्मक साख नियंत्रण का जो उपाय होगा। दूसरा सामूहिक तरलता अनुपात, ठीक है, सामूहिक तरलता अनुपात ये भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है मार्जिन जो हमारे आवश्यकता परिवर्तन है, सीमांत मार्जिन जो आवश्यकता परिवर्तन होगा ये, है ना। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि जो केंद्रीय बैंक है, ठीक है, केंद्रीय बैंक हमारी है, ये मात्रात्मक जो हमारी साख नियंत्रित होती है, ठीक है। इसके लिए बैंक द्वारा खुले जो बाजार की प्रक्रिया है ओपन मार्केट, उसके संबंधित तरलता जो अनुपात है उसको नगद आरक्षित अनुपात की सहायता लेता है, ठीक है। साख की जो राशनिंग या उपभोक्ता ऋण की जो विनिमय है उसकी नैतिक जो हमारे प्रत्यानयन है या अनुयन है, इसकी सीमांत आवश्यकताओं में से परिवर्तन गुणात्मक साख परिवर्तन की विधियां बताता है, ठीक है, ना कि मात्रात्मक साख विधियां। तो हमारा यहाँ से तीसरा गलत हो जाएगा। रेपो दर हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 1, 2 और 4, तीसरा यहाँ से गलत होगा, राइट। तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से हमारा तीसरे का करेक्ट आंसर है, मात्रात्मक जो साख नियंत्रण है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो तीसरी बात बोला था गुणात्मक साख नियंत्रण की बात बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 है आधार दर जो हमारा आधार होता है, बेस रेट जो होती है ये क्या है ना। ये चारों स्टेटमेंट बतानी कि ये किसकी बात यहाँ पर सही बता रहा है, बेस रेट को लेकर कौन सी बातें सही है। तो देखो बेस रेट जो हमारा होता है ये वह न्यूनतम दर होती है जिसमें कम दर पर बैंकों को उधार लेने की अनुमति नहीं होती है, कम दर पर उधार लेने की अनुमति नहीं है, तथा इनकी शुरुआत ऋण बाजार को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो याद रखना है, चौथे का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधार जो हमारा रेट होता है या बेस रेट होता है ये वह न्यूनतम दर होता है जिसमें कम दर पर बैंकों को उधार देने की अनुमति नहीं होती है और इसकी शुरुआत ऋण बाजार को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए की गई थी। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, बैंकिंग लोकपाल जो हमारा
है उसके अधीन निम्नलिखित में से किन बैंकों में शामिल किया जाता है ना, बैंकिंग जो लोकपाल है के अधीन निम्नलिखित में से किन बैंकों को शामिल किया जाता है इनमें से, ठीक है, इनके अंतर्गत। तो किसको शामिल किया जाएगा, एक तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, ठीक है। बैंकिंग लोकपाल योजना जो हमारे बैंकों द्वारा प्रदत्त की गई, जो हमारी प्रदान की गई निश्चित सेवाएं उससे संबंधित शिकायतों के समाधान के संबंध में बैंक ग्राहकों के लिए एक त्वरित और सस्ता मंच उपलब्ध कराती है, ठीक है। बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकिंग जो हमारा विनिमय अधिनियम है 1949, ठीक है, इसकी धारा 35A के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1995 में लागू की गई थी, ठीक है। बैंकिंग लोकपाल एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा की जाती है, ताकि कुछ निश्चित बैंकिंग सेवाओं के अभाव के संदर्भ में ग्राहकों की शिकायतों का निर्माण किया जा सके, ठीक है। तो हमारा किस में होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी होगा, ठीक है। दूसरा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। ये योजना जो हमारी होती है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक के सब में यहाँ पर शामिल होती है। तीनों हमारे यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का डी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकार को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। मतलब कौन सा ऐसा जो यहाँ पर पद है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकार को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो ये हमारे वाणिज्यिक बैंक के बारे में बता रहे हैं कौन सा यहाँ पर होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। देखो जो हमारा सामयिक तरलता अनुपात होता है SLR, ठीक है, ये हमारा जमा राशि का वह हिस्सा होता है जिसमें सभी बैंकों को नकदी अथवा स्वर्ण या अनुमोदित जो प्रतिभूतियाँ होती हैं उसके रूप में रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है, पहली बात। और यहाँ अनुमोदित जो हमारी प्रतिभूतियाँ हैं उससे तात्पर्य बॉन्ड, जो हमारे बॉन्ड होते हैं उसके विभिन्न कंपनियों के यहाँ पर शेयर से होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा सामयिक तरलता अनुपात होता है इसको कुल मांग प्रतिशत की और सर्वाधिक जो हमारी देनदारी उसके प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है। SLR की अधिकतम सीमा 40%, ठीक है, और जो न्यूनतम सीमा होती है ना, न्यूनतम सीमा वो आपकी हो जाएगी 24% तक होती है, ठीक है। तो दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 6वें का डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है, RBI ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण मानकों से संशोधन किया है और प्रवर्तित मानकों की आलोक में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से नए मानकों के अनुसार बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके ऋण का 8% भाग छोटे और सीमांत किसानों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो इसके हिसाब से जो RBI प्राथमिकता क्षेत्र है उसके हिसाब से यहाँ पर करेक्ट होगा। दूसरा, अच्छे ऊर्जा क्षेत्रों को अब प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि अब अच्छे ऊर्जा को सामाजिक और जो संरचना जैसे जो नए क्षेत्र हैं उनको भी बढ़ावा देने को यहाँ पर मिलेगा। अब इन्हें प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि कोई भी बैंक या सौर ऊर्जा की जो बायोमास आधारित जनरेटर है उसके लिए किसी गृहस्थी को 10 लाख रुपए तक का ऋण देना होता है और उसे वहाँ पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए दिए गए ऋण के रूप में वर्गीकृत कर सकता है। तो आंसर क्या होगा, सेकंड में हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, सामाजिक और संरचना को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीनों बातें हमारे यहाँ से क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा, तीनों बातें करेक्ट हैं तो डी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा 7वें का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है, बेसल मानकों और पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR उसके बारे में आपको निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। टियर 1 पूंजी बंद होने पर बाइंडिंग अप की जो स्थिति उसमें होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकती है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि बंद होने पर जो हमारे स्थिति है उसके होने में कोई नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये गलत होगा। टियर 2 पूंजी बैंक द्वारा व्यापार बंद करने की आवश्यकता के बिना ही नुकसान सह सकते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा ये आपका ये भी गलत है ना। क्यों, क्योंकि जो हमारे टियर 2 है पूंजी हैं ये बैंक द्वारा जो व्यापार बंद है उसकी करने की आवश्यकता के बिना यहाँ पर जो पूंजी जो नुकसान है ये सह सकती है, यहाँ पर क्या ये नहीं सह सकती है, तो ये गलत होगा। तीसरा, CAR की गणना, CAR मतलब यहाँ पर जो हमारी पूंजी पर्याप्तता अनुपात होती है उसके लिए कुल परिसंपत्तियों में सरकारी ऋण यहाँ पर क्या घटा दिया जाता है, ये हमारा करेक्ट है। क्योंकि CAR जो गणना है उसके लिए कुल परिसंपत्ति के लिए सरकारी ऋण को घटा देते हैं क्योंकि सरकारी ऋण में जोखिम शून्य होता है ना। तो यहाँ से ये करेक्ट होगा, दोनों गलत है और तीसरा करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा C स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 9 देखते हैं। RBI द्वारा नियंत्रित विभिन्न दरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला बोला है, नगद आर्जित अनुपात किसी बैंक की कुल जमा राशियों का वह अनुपात होता है जो कि बैंक को स्वयं के पास नकदी रूप में रखना होता है, राइट। पहला क्या होगा, पहला हमारा यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत हो, क्योंकि नगद आर्जित अनुपात बैंक की एक कुल जमा राशि का एक अनुपात है जिसे RBI के पास
नकदी के रूप में आप रखना होता है ना, इस वजह से पहला गलत हो गया। दूसरा, नकद आरक्षित अनुपात का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक के पास अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने की आवश्यक नकदी समाप्त ना हो, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा, एसएलआर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक नकदी सोना, बैंक के जो स्वामित्व वाली जो विभिन्न परिसंपत्ति उसके जैसे बैंक की जो इमारत है उसकी सरकार द्वारा अनुमोदित जो प्रतिभूति है उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा गलत होगा, क्यों? क्योंकि ये आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों की स्वामित्व वाली जो विभिन्न परिसंपत्ति है जैसे बैंक की इमारत या उपयोग उसका उपयोग नहीं कर सकते आप, है ना। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा, केवल 2 हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आरबीआई के कार्य के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। केवल आरबीआई ही करेंसी नोट जारी कर सकता है ना। 10वें का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, राइट। आरबीआई 1 रुपये की करेंसी नोट सिक्के को छोड़कर सभी करेंसी नोट यहाँ पर सिक्के जारी करता है ना। तो इस वजह से क्या पहला हमारे यहाँ से गलत हो गया। आरबीआई राज्यों के साथ केंद्र सरकार द्वारा ट्रेजरी बिलों की खरीद की बिक्री करता है। सेकंड हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई जो है खुले बाजार की जो क्रियाएं होती है उनके साथ पर जो रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के ट्रेजरी बिल की खरीद की बिक्री करता है ना। सेकंड करेक्ट है। आरबीआई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का संचालन करता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि आरबीआई विदेशी मुद्रा प्रबंधन 1999 का प्रबंधन करेगा, राइट। और बाह्य व्यापार के भुगतान की सुविधा को यहाँ पर भारत विदेशी मुद्रा बाजार के रूप में सुव्यवस्थित और संचालन को बढ़ावा देगा। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 और 3। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 10वें का हो जाएगा सी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, जब भारतीय रिजर्व बैंक सार्वधिक तरलता अनुपात एसएलआर में 50 आधार अंकों की कटौती करता है तो निम्नलिखित में से किसके होने की संभावना होती है, ठीक है। किसकी होती है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11वें का ये होती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसएलआर की दरों में कटौती करने से बैंकों को अपनी ब्याज दरें कम करने के लिए अधिक उपयुक्त का वातावरण यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो 11 का हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अनुसूचित बड़े जो बैंक होते हैं अपनी ब्याज दरों से कटौती कर सकते हैं, ठीक है। सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक जो हमारी स्कीम है इसके संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना। ये योजना के तहत प्रत्येक बैंक गहन विकास के लिए किसी विशेष जिले को चुनता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि 19 जो हमारा 69 इसमें के अंत में प्रारंभ जो हमारी अग्रणी बैंक योजना है इसमें प्रत्येक बैंक को आवंटित जिले में गहन विकास की मुख्य जो भूमिका उसके सौंपने का प्रावधान किया गया था। तदनुसार देश के सभी जिलों में विभिन्न बैंकों के रूप में आवंटित किए गए थे, है ना। तो पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा, ये केवल सार्वजनिक बैंकों के लिए यहाँ पर लागू होता है। अभी मैंने क्या बताया, तो यहाँ पर कुछ बैंकों के लिए यहाँ पर लिस्टेड था, है ना। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट होगा हमारा ये आपका गलत हो जाएगा, है। अग्रणी बैंक जो आवंटित जिले हैं उसके लिए ग्रामीण जो और शहरी इलाके हैं उसमें कृषि उद्योग के लिए प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं उसमें शामिल अन्य जो हमारे आर्थिक गतिविधि वाले जो ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए ऋणदाता संस्थान होंगे उसके प्रयासों के लिए यहाँ पर समन्वय की भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो हमारा सेकंड यहाँ से गलत हो, केवल सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र यहाँ पर लागू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तीसरा, ये सभी देश के जिलों को यहाँ पर कवर करेगा, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 2 बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है अग्रणी बैंक योजना के बारे में, तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, आरबीआई द्वारा स्टेरलाइजेशन किया जाता है ना। जो आरबीआई द्वारा स्टेरलाइजेशन किया जाना ये क्या होता है, राइट। ये होता है, देखो आरबीआई जो हमारी सरकारी प्रतिभूति की जो बिक्री है उसके कर बाजार की जो मौद्रिक तरलता है उसको कम करता है और इस प्रकार की प्रतिकूल जो बाय आघात है उससे यहाँ पर खिलाफ अर्थव्यवस्था की स्थिरता को प्रदान करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 13 का हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये खुले बाजार की एक क्रिया है जो ओपन ऑपरेशन होती है, ठीक है। आरबीआई स्टेरलाइजेशन, है ना। आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई स्टेरलाइजेशन क्या होता है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सीआरआर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा राशि पर ब्याज देता है, ठीक है। तो क्या होगा 14 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत होगा, क्यों। सीआरआर आरक्षित जो हमारी साख व्यवस्था है अर्थात इसके तहत बैंक को किसी भी समय अपनी कुल मांग और सावधि जो होती है उसमें देयता का एक निश्चित अनुपात जो होता है केंद्रीय बैंक के पास नकदी के रूप में बनाए रखना होता है। तो पहला गलत होगा। दूसरा, जब रिजर्व बैंक सीआरआर में कटौती करता है तो यह माना जाता है कि एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति का पालन कर रहा है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला यहाँ से हमारा गलत होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर सीआरआर जो था आरक्षित साख व्यवस्था है जिसके तहत यहाँ पर
बैंकों को किसी भी समय यहाँ पर अपनी कुल जो मांग सावधि देता है उसके लिए यहाँ पर निश्चित अनुपात में बैंक के पास नकदी रूप में बनाए रखना होता है। तुम्हारा पहले बार इस वजह से गलत थी, तो आंसर हमारा सेकंड करेक्ट होगा, केवल 2 बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से डियर मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वह धन जो अर्थव्यवस्था में उस दशा में प्रवेश करता है जब सरकार अपने बॉन्ड्स की पुनर्खरीद की बिक्री परिपक्वता की वजह से पूर्व करती है। ठीक है, 15 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि डियर मनी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश की मुद्रा या ऋण प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। इस स्थिति में यदि किसी के पास ऋण के प्राप्त करने का अवसर होता है तो वह भी ब्याज और दरें और आमतौर पर बहुत अधिक हो जाती है। इसे टाइट मनी के रूप में भी जाना जाता है ना, तो यहाँ पर ये गलत होगा। दूसरा, बैंकिंग उद्योग में इसका आशय मृदु ब्याज है ना, बैंकिंग जो उद्योग में इसकी जो आशय होता है मृदु ब्याज या सॉफ्ट इंटरेस्ट की व्यवस्था मानी जाती है। ये गलत है, क्योंकि हार्ड करेंसी मानी जाती है इसके, ना कि सॉफ्ट इंटरेस्ट, है ना। तो ये हमारे गलत हो गया। अभी आंसर क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। आंसर क्या है, पूछा सही कौन सा है, तो कोई सही नहीं है, तो डी स्टेटमेंट हमारा 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। गैर अनुसूचित बैंक को CRR शर्तों का पालन नहीं करना पड़ता है। बोला गैर अनुसूचित बैंकों को CRR शर्तों का पालन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि गैर अनुसूचित बैंकों को भी नगद और उचित अनुपात की शर्तों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो उन्हें RBI के पास नगदी रखने की आवश्यकता नहीं होती है, वे इस राशि को अपने पास रख सकते हैं और समान जो बैंकिंग है उद्देश्य के लिए RBI से उधार लेने के लिए पात्र नहीं होते हैं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, गैर अनुसूचित बैंक दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए RBI ऋण प्राप्त करने से पात्र नहीं होते। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो गैर अनुसूचित बैंक है उसमें दिन प्रतिदिन की गतिविधि है उसके लिए RBI से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड हमारा सही बात बोल रहा है। आंसर क्या है, पूछा सही कौन सा है, तो केवल 2 सही है, बी हमारे यहाँ से 16 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निम्नलिखित में से किन मामलों में नियंत्रित रखता है या नियंत्रित करता है ना। तो किन मामलों में करता है, देखो एक तो करता है परिसंपत्तियों की तरलता के रूप में, है ना। इसमें देखो CRR जो SLR के संदर्भ में भी करता है, ठीक है, और CI और RBI दोनों के अंतर्गत ये करेगा, राइट। परिसंपत्ति की तरलता में करेगा, शाखा विस्तार है उसको लेकर यहाँ पर ये करता है। ठीक है, बैंकों का विलय है उसमें भी यहाँ पर ये करेगा। ठीक है, बैंकों का जो हमारा बंद होना है समापन, ये भी यहाँ पर करता है। ठीक है, तो चारों बातें जो हमारे यहाँ पर है, चारों स्टेटमेंट हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक की वाणिज्यिक बैंकों के रूप में यहाँ पर ये नियंत्रित करने के रूप में करेगा, चारों बातें हमारी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा, 17 का डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन से SLR के उद्देश्य होते हैं। SLR के उद्देश्य में से कौन से होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, देखते हैं इसको। पहला, सरकार को अपनी प्रतिभूति जमानत पर वाणिज्यिक बैंक को उधार लेने के समक्ष यहाँ पर बनाना, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो सरकार है इसको अपनी प्रतिभूति को जमानत पर वाणिज्यिक बैंक को उधार लेने की समक्ष बनाएगा इसको, है ना, इसको हमारा SLR के उद्देश्य के रूप में मानते हैं। दूसरा, बैंकों को आकस्मिक अभाव, जो हमारे बैंकों हैं उन पर आकस्मिक अभाव है ना, जो पैनिक या परामर्श होते हैं उनको बचाना उससे। ठीक है, ये भी हमारा स्टेटमेंट SLR के उद्देश्य में आता है। तीसरा, बैंक क्रेडिट विस्तार को नियंत्रण करता है, ये भी हमारा क्या है, SLR के उद्देश्य होगा। और चौथा भी हमारा SLR का उद्देश्य होगा, जो वाणिज्यिक बैंकों की ऋण शोधन क्षमता में सुनिश्चित करना। ठीक है, आप ऐसे ही क्वेश्चन लिख सकते हो, SLR के क्या उद्देश्य हैं, SLR उद्देश्य, ऐसे करके चारों पॉइंट यहाँ पे आप ऐसे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा क्या इसके उद्देश्य होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर स्टेप से हमारा हो जाएगा, चारों करेक्ट है, तो आंसर डी यहाँ से सभी करेक्ट यहाँ से आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। घरेलू बैंकों को अपने निवल बैंक ऋण का 40% ऋण प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों को देना होता है। ठीक है, 19 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, पहली बात यहाँ पर सही बोल रहा है। ठीक है, दूसरा, यदि बैंक अपना ऋण देने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं तो शेष राशि भारत की सार्वजनिक निधि में चली जाती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा होगा इसका, ये गलत होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यदि बैंक अपने ऋण देने में लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता तो शेष राशि ग्रामीण अवसंरचना जो ऋण फंड है उसमें दे दी जाती है, ना कि यहाँ पर भारत के सार्वजनिक निधि में चली जाती है, गलत हो गया। प्राथमिकता प्राप्त जो हमारे क्षेत्र हैं उसके लिए ऋण किसी व्यक्ति द्वारा अपने कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु प्राप्त किया गया जो निर्यात है उस पर ऋण यहाँ पर शामिल होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। चौथा,
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रति विदेशी बैंकों का कोई दायित्व नहीं होता है। ये भी हमारा गलत है, क्योंकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए विदेशी बैंकों का यहाँ पर समान दायित्व होता है। ये गलत हो गया। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से पूछा था सही होगा। ठीक है, तो हमारा 1 सही है और 3 सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 और 3, सी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात जो होती है CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या अर्थ है। ठीक है, इसका पूछ रहा है क्या अर्थ होगा, ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम से कम धन उपलब्ध होगा। क्या स्टेटमेंट ये सही है? एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि नगद आरक्षित अनुपात एक बैंक विनिमय है जो ये निर्धारित करता है कि प्रत्येक बैंक ग्राहक जमा और नोटों के लिए न्यूनतम कितना धन आरक्षित रखेगा। ठीक है, RBI द्वारा CRR का उपयोग या तो अतिरिक्त तरलता को वापस लेते समय पर यहाँ पर अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी फंड जारी करने के लिए किया जाता है, या CRR की दर को खरीद में जो बढ़ोतरी है उसके अर्थ को लेकर यहाँ पर, मतलब उसकी बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर बैंकों के पास जो कम धन है उसमें उपलब्ध होगा और धन की प्रचलन जो होती है उसमें वापस के खींच लेता है इससे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो हमारा होगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम से कम धन उपलब्ध होगा जब हमारा रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात की वृद्धि की घोषणा करता है तब। ठीक है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट अंतर होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत होंगे, है ना। आंसर क्या होगा, 20 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। 21, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किन का नियंत्रण किया जाता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक में से किसका नियंत्रण किया जाता है? अनुसूचित बैंकों का, ठीक है, ये गैर वित्तीय बैंकों का, कंपनियों का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का, या राज्य सहकारी बैंकों का। तो किस पे किया था ये बताना है। 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी पे किया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 21 का हो जाएगा डी। जो RBI हमारा अधिनियम है 1939 इसके तहत बैंकों को अनुसूचित बैंकों और गैर अनुसूचित बैंकों के रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया था। उन बैंकों को अनुसूचित बैंकों कहा था जिसमें जिन्हें दूसरी अनुसूची में रखा गया था। ठीक है, सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक आदि के अनुसूचित बैंक होती है हमारी। राइट, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में अध्याय 3 है ना, अध्याय 3B में यहाँ पर बताया गया था कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसको गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण करने की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, है ना। तो तीनों चारों बातें यहाँ से इसकी सही है। आंसर क्या होगा, 21 का आंसर हो जाएगा डी। 22 यहाँ से, RBI द्वारा बैंक दर में बढ़ोतरी करने का परिणाम क्या होता है। ठीक है, इसमें से बताना है। जो RBI दर है उसमें द्वारा बैंक दर में बढ़ोतरी को लेकर क्या परिणाम होगा ये बताना है। देखो, एक तो आपका यहाँ से हो जाएगा बाजार की तरलता में कमी लाना। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा यहाँ से आपको हो जाएगा यहाँ से ये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिक जमा जो राशि है उसकी यहाँ पर प्राप्त करना है इनको। ये हमारे क्या है, जो RBI के बैंक दर है उसमें बढ़ोतरी का कारण बन सकता है। आपसे नोट करके भी लिख सकते हो। RBI की जो हमारा बढ़ोतरी दर के दो कारण होते हैं। एक तो पहला कारण आपका बाजार में तरलता में कमी, दूसरा वाणिज्यिक बैंकों में द्वारा अधिक जमा राशि प्राप्त करना। यहाँ से आपको अपोजिट पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा RBI दर की बढ़ोतरी का कारण नहीं है, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 नंबर। राइट, तो आपको याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2 और 4 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डियर मनी जो पॉलिसी होती है इसके तहत ये निवेश प्रक्रिया को कमजोर बनाता है। राइट, और ये जमा जो हमारी बढ़ोतरी है उसको भी ये जमाओं की बढ़ोतरी करता है और बैंक में उच्च ब्याज दर भी देता है। राइट, तो 2-3 बातें आपको एक्स्ट्रा भी याद रखनी है। आंसर सी। क्वेश्चन 23 है, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु स्थापित भुगतान बैंकों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उन्हें एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधि को संचालित करने के लिए सहायक कंपनी को स्थापित नहीं कर सकता है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, ये ऋण प्रदान करने की गतिविधि को संचालित करता है और इसके द्वारा दिए गए ऋण के 25% ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देना आवश्यक होता है इसमें। ठीक है, तीसरा हमारा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे भुगतान बैंक है इसको निम्न आय वाले जो अर्जित जो वाले परिवार होते हैं उनके लघु व्यवसाय को लेकर असंगठित क्षेत्र की जो अन्य संस्थाएं होती है उसकी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, और इनके पीछे जो हमारे विचार ये है कि ये सुरक्षित और प्रौद्योगिकी जो आधारित वातावरण से अधिक संख्या में और कम मूल्य को लेकर यहाँ पर लेन देन को सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा इसका 1 और 2। तीसरा जो स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये गलत होगा क्योंकि
जो ये बोला है कि ये ऋण प्रदान करने की गतिविधियों को संचालित करता है। इसके द्वारा दिए गए ऋण के 25% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देना आवश्यक होता है। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भुगतान बैंकों को ऋण देने संबंधी गतिविधि को संचालन नहीं करता है ये, है ना। नियमित बैंकों की भांति उन्हें भी SCR के तहत यहाँ पर SLR के जो अनुपालन उसका करना होता है ना। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भुगतान बैंक को SLR और CRR के शर्तों का पालन करना होगा, है ना। ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों बातें हमारी करेक्ट है, 1, 2, 4, तीसरी यहाँ से गलत है, ठीक है। 1, 2, 4 आंसर कौन सा होगा? डी स्टेटमेंट 23 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 देखते हैं। RBI की मौद्रिक नीति के विभिन्न साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बैंक दर दीर्घकालिक ऋणों की दीर्घकालिक ऋणों पर लगाई जाती है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, इसको द्वारा भारत सरकार है, उसके राज्यों की जो सरकार है उसमें बैंक इत्यादि को दिए गए जो दीर्घकालिक ऋण है उस पर बैंक दर के ब्याज के अनुसार यहाँ पर लिया जाता है, जबकि अल्पकालिक ऋण जो होता है उस पर रेपो दर ब्याज पर लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत में रिवर्स रेपो दर समान तौर पर रेपो दर से अधिक होती है, सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा, ठीक है। क्योंकि रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर RBI ऋणदाता को ब्याज देता है, जबकि रेपो दर वह दर होती है जिस पर RBI दूसरों को ऋण देता है। RBI जिस दर पर ऋण देता है उसे उस दर से अधिक रखा जाता है जिस पर वह ऋण लेता है, अतः रिवर्स रेपो दर यहाँ से रेपो दर से कम होती है, तो आंसर दूसरा गलत हो गया। तीसरा, यदि रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम आ जाती है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या सही कौन सा है? तो 1 और 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, C। क्वेश्चन लास्ट है 25वां नंबर। जैसे 25वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तरलता समायोजन जो सुविधा है उसके लिए पर यहाँ पर LAF जो है इसकी नीलामी में भाग ले सकता है? एक तो आपका लेगा निजी बैंक, ठीक है, और विदेशी बैंक। इसमें क्षेत्रीय गवर्नमेंट बैंक नहीं लेता है, प्राथमिक डीलर लेगा और NBFC लेगा, है ना। क्षेत्रीय गवर्नमेंट बैंक यहाँ पर, क्योंकि क्षेत्रीय गवर्नमेंट बैंक के अतिरिक्त सभी अनुसूचित हमारे जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, नीलामी बैंक होते हैं, उसमें भाग यहाँ पर लेने के पात्र होते हैं। प्राथमिक डीलर जो PDS होते हैं और NBFC की नीलामी में भाग यहाँ पर लेने के पात्र हो सकते हैं, है ना। तो ये सब हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय गवर्नमेंट बैंक यहाँ पर नहीं होगा, राइट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 4, 5। 1, 2, 4, 5 हमारा D स्टेटमेंट में, तो D हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखो, जो हमारा इकोनॉमिक का यहाँ पर टेस्ट था, टेस्ट नंबर 9, और इकोनॉमिक के हिसाब से आपका दूसरा टेस्ट था, तो मैंने आपको यहाँ पर कवर कराया, ठीक है। उसके बाद अभी लेके आने वाला ज्योग्राफी करेगा या साइंस एनवायरमेंट करेगा, जो भी पेपर रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। और इसका जो सिलेबस था मैंने आपको यहाँ पर थंबनेल में दिखाया था, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते थे। और कोई डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और अभी देखो, जहाँ पर डेली टारगेट चल रहा है उसमें भी शामिल हो सकते हो, ठीक है। जो अभी चल रहा है वहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, और टॉपिक भी बहुत अच्छे से करंट के मैं निकाल रहा हूँ एक एक करके। अभी साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट पे भी क्वेश्चन और अच्छे से टॉपिक यहाँ पर क्वेश्चन और टॉपिक दोनों यहाँ पर देने वाला हूँ, राइट। तो भी यहाँ पर जुड़ सकते हो। प्लस जो हमारी स्कीम है, गवर्नमेंट की योजना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाली देने वाला हूँ, ठीक है। तो जुड़ सकते हो, डेली टारगेट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेली 8 बजे सुबह या 8 से 9 के बीच होता है, राइट। तो यहाँ पे एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।